जन स्वास्थ्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है। देखिए आपसे निवेदन करता हूँ, हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। सीधे चलेंगे विधानसभा की कार्रवाई में, जहां इस वक्त कार्रवाई जारी। तहसील नहीं बन पाया तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम रोड़ी को उप तहसील का दर्जा देकर वो मान सम्मान उस रोड़ी का है वह जरूर बहाल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आज तक ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल चला कि रानिया को सब डिवीजन बनाया जाए, ना ही वहाँ पब्लिक की तरफ से कोई डिप्टी कमिश्नर के थ्रू डिमांड डिपार्टमेंट के पास आई। आने वाले भविष्य में कोई डिमांड आएगी तो जरूर एक कमेटी मेरी अध्यक्षता में कंवरपाल जी और बनवारी लाल जी उसमें सदस्य है बनाई गई है, जरूर उसको एग्जामिन भी करेंगे और उस पर सरकार आगे का निर्णय लेगी। का भी रोड़ी उप तहसील वो जो हल्का होता था, पूरी असेंबली रोड़ी के नाम से होती थी, उसको उप तहसील का, और 2014 के अंदर भी एक बार अनाउंसमेंट हो गई थी कि उसको उप तहसील बना दिया जाएगा। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसके बाद भी चौधरी रणजीत सिंह जी भी वहां पे कई बार रोड़ी उनका जाना होता है, तो ये कई बार चर्चाएं वहां चलती रहती है कि उसको उप तहसील बनाया जाए। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि रोड़ी को भी जो उसका मान सम्मान है उसका लुटाया जाए। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कांग्रेस की रिजीम में अनाउंसमेंट हुई, ऑन रिकॉर्ड आज तक डिपार्टमेंट के पास इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जिनने करी थी उनसे, क्योंकि आप भी कांग्रेस के सदस्य, वेरीफाई करा लो कि बात करी या कागज चलाए। मगर आने वाले भविष्य में कोई डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल आएगा तो जरूर उसको कमेटी के आगे स्क्रूटनाइज भी कराएंगे। और अब तक जो क्राइटेरिया था सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील बनाने का, उसमें माननीय अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब उसको भी हम जल्द रिवाइज कर नया क्राइटेरिया बनाएंगे कि जिससे मशरूमिंग भी ना हो। जैसे नीरज जी कह रहे हैं मेरी अकेली विधानसभा है, अकेली विधानसभा आपकी नहीं है, कई विधानसभाएं हैं जिनमें आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू का पूरी तौर पर नहीं बन पाया। मगर उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए, कैसे हरियाणा प्रदेश के 140 ब्लॉक्स को प्रॉपरली विलेज कनेक्टिविटी और पॉपुलेशन बैलेंस के साथ ऑफिसर्स दिए जाए, ये हमारा लक्ष्य है और उसी के ऊपर आने वाले भविष्य में हम काम करेंगे। श्री जयवीर सिंह जी, मेरे को बुला 31 नंबर वो उसी उस पर लेंगे जो आपके, वो अलग है, आपका रानिया का अलग है, आपका अटेली का है। हाँ जी, जयवीर सिंह जी नहीं है। श्री नैना सिंह चौटाला जी 24। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कई भाग का उत्तर है। चरखी दादरी में गर्भवती महिलाओं के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं प्राइवेट एम्पैनलमेंट सेंटरों द्वारा प्रदान की जा रही है। ख भाग का उत्तर है। जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भर्ती प्रत्येक मंगलवार को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से एनएचएम के द्वारा की जा रही है जब तक रिक्त पद नहीं भरे जाते। गह भाग का उत्तर है। एक्सरे की सुविधाएं जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहले से ही उपलब्ध है तथा सीएचसी गोपी व सीएचसी जोजूकला में एक्सरे की सुविधाएं देने बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में मैंने कहा है, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन है, पर मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि बसों में आना, पहले सिविल हॉस्पिटल जाना, फिर प्राइवेट सेंटर्स में जाना तो बहुत मुश्किल है। दादरी सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, पर वो बहुत लंबे समय से मशीन जो है वो बंद पड़ी है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि आप वो मशीन ठीक करवा दीजिए। और एक जो हड्डी एक्सरे मशीन है जो हड्डियों की, वो सिर्फ उसका टाइम जो है वो 2 बजे तक का है।
तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहूंगी कि गांव से जब कोई चल के आता है बसों में, तो वो 2 बजे तक तो वैसे ही एक महिला काम करके आती है और 2 बज जाते हैं उसको, तो एक उसका समय बढ़ाने का काम करें। दूसरा, CHC गोपी और CHC जो है झोजू कला, इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं, 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई हैं दरकी दादरी में NHM के तहत, और उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को CMO के ऑफिस में इंटरव्यू होता है, और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और जोजू कला जो PHC है, उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है, उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और CHC लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो मंत्री जी, हमारे जो वार्ड आपने बनाया, बच्चों का जो सेंटर बनाया है, वो लंबे समय से वहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से टोटली बंद पड़ा है, उसमें मिट्टी चढ़ रही है, तो वहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेज दो आप, ताकि कम से कम बच्चों का इलाज हो। और दूसरा, जो हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है, उसमें जितनी भी कैसेट से एक्सरे किए जाते हैं वो सारी की सारी पुरानी है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही लोगों की। दादरी सिविल हॉस्पिटल का अध्यक्ष जी बहुत बुरा हाल है, तो मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगी कि थोड़ा सा दादरी हॉस्पिटल की तरफ से आप अपनी टीम भेज के उसका थोड़ा सा जो मशीनें खराब पड़ी है उनको बदलवा दीजिए, और एक आधा डॉक्टर भेज के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। अभी जो डॉक्टर्स की, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा, तो गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन, ENT सर्जन और साइकेट्रिस्ट, इन सभी की पोस्ट सैंक्शन की हुई है, और हर मंगलवार को इंटरव्यू हो रहा है। तो जो ही डॉक्टर आ जाएंगे वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और जो एक्सरे जो मशीन खराब है उसको ठीक करवा दिया जाएगा, और उसका टाइम भी बढ़वा दिया जाएगा। थैंक यू। श्री गोपाल कांडा जी। श्रीमती निर्मल रानी जी। श्री घनश्याम दास जी। 27 सर, आंसर लेट ऑन द। ऐसे मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 15/5/2022 लगभग 7 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने इन 2 सड़कों के निर्माण की, इनकी चौड़ीकरण की और सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी। निश्चित रूप से घोषणा से ये स्पष्ट है कि इन सड़कों की हालत ठीक नहीं, और प्रायः वहाँ दुर्घटनाओं का डर रहता है। जो वर्कशॉप रोड है वो शहर के बीचों बीच है, और उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि उस पर चलना मुश्किल है। जो खजूरी रोड है उस पर बोर्ड प्लाई की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान वहाँ उस सड़क के माध्यम से शुगर मिल को गन्ना सप्लाई करते हैं, तो वो ट्रालियां हमेशा उल्टने का भय रहता है, और कई बार उल्टने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मामले की सड़कों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखते हुए 15/5/2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी 7 महीने में उसका अनुमान जांच के अधीन है। यह विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाता है। यदि अभी जांच के अधीन ही है अनुमान, फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, फिर टेक्निकल सैंक्शन होगी, फिर टेंडर लगेगा, फिर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया के चलते हुए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और जो वहाँ के यातायात की सुविधा है जो सरकार ने दी हुई है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये आश्वासन चाहता हूँ कि उन सड़कों की स्थिति को देखते हुए कोई समय सीमा तय करें, ताकि लोगों को ठीक सड़क उपलब्ध करवाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री की 22/5/2022 की
15/5/2022 की अनाउंसमेंट्स में दोनों सड़कों को लिया। हमने उसके बाद प्रदेश में घोषणा करी कि हर विधायक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट थे और 25 करोड़ रुपया उसके अंदर हम सिलेक्ट करने का काम करेंगे। माननीय विधायक यमुनानगर ने 15 सड़कों का 24.85 किलोमीटर का और 24 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रायोरिटी लिस्ट में काम दिया, जिनमें ये 2 सड़कें नहीं थी। फिर भी अगले बजट के अंदर एक का जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइल डिपार्टमेंट में बन चुकी है, उसको हम इमीडिएटली टेकअप करेंगे अगले बजट में। और जो सेकंड पैच इनने बताया है जो 2 किलोमीटर का है, क्योंकि अब तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ही नीचे से प्रोजेक्ट बन के नहीं आया, तो उसको इन फ्यूचर टेकअप करेंगे। मंत्री जी एक मिनट, कोई आप इसकी समय सीमा नहीं तय कर सकते कि कितनी देर में अनुमान बनेगा, कितनी देर में अनुमान होकर के सैंक्शन ऊपर जाएगा, कितनी देर में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी, कितनी देर में, ये कोई ऐसा कोई चार्ट बना करके क्या अधिकारियों को नहीं दे सकते कि आपके पास फाइल आई है? और वैसे भी राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर कितनी देर फाइल किसके पास रहती है, इसको थोड़ा सा देखिए जरा। अध्यक्ष महोदय, सुझाव आपका बहुत अच्छा है, मगर कल प्रदेश का बजट भी आ रहा है और उस बजट के अंदर एक मिनट मेवा सिंह जी, ऐसे नहीं, ऐसे बीच में नहीं, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बात कही, प्रदेश के बजट से डिपार्टमेंट्स को पैसे अलॉकेट किए जाते और उसमें डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो प्रायोरिटी किन प्रोजेक्ट्स को। नहीं, आपने इस बार आपने 25 करोड़ रुपए के मांगे, 2250 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की प्रायोरिटी उन्होंने दे दी। वो 25 करोड़ की प्रायोरिटी मैंने भी दी हुई है, मुझे भी 4 महीने हो गए, पर लेकिन 4 महीने के अंदर वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, आपका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं देख के अभी बता सकता हूँ। हाँ, देख लीजिए कितना मेरे पास कब तक गया। आपके पंचकुला विधानसभा के अंदर हमारे पास आपकी तरफ से 6 सड़कों का 26.30 किलोमीटर का 29 करोड़ का, हाँ जी, आपने भेजा है और वो आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पे टेंडर प्रोसेस के लिए डल चुका है। तो आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताऊं तो मैं हर विधायक का बता सकता हूं। मेरा ये कहना है कि कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए। 2 विधायक है, माननीय विधायक पानीपत और माननीय विधायक गुड़गांव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोई सड़क ही नहीं है। अब उनकी तरफ से एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनकर आया। अगर जो बात घनश्याम जी ने कही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट मैंने तो जो बात आपको कही वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, इसमें मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो जो विधायक के क्षेत्र में 25 करोड़ की सड़कों की बात कही गई है, जो खजूरी मार्ग है उसका एस्टीमेट ही 27 करोड़ से ऊपर का है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आई। और दूसरा, वर्कशॉप रोड मैंने अपनी सूची में एक्शन के माध्यम से चंडीगढ़ विभाग को भेजी थी और विभाग ने अपनी इच्छा से एक सड़क उसमें काटी और वो सड़क संयोग से वर्कशॉप रोड थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी। विभाग ने अपने आप ये निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से सड़कें दी जानी थी तो कम से कम उस सड़क को काटना था, विधायक की सहमति ले लेते। हो सकता है मैं 2 दूसरी सड़कें कटवा देता। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत एक सड़क है जिसकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिस पर चला नहीं जा सकता, जिस पर दुर्घटनाएं होती है, मैं उसमें रखवा लेता। तो विधायक को 25 करोड़ रुपए दिए गए, क्या उसका विभाग के अधिकारियों ने, जो विधायक ने सूची भेजी है, उसमें से काटने का उसको अधिकार अगर अधिकारियों को है, कम से कम मेरे से जानकारी तो ले लेते, मुझे बता तो देते, ताकि मैं वर्कशॉप रोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बननी चाहिए थी उसको तो बनवा लेता और मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मान सम्मान हो जाता। माननीय सदस्य ने खुद ही अध्यक्ष महोदय बताया कि जो सड़क इनने प्रपोजल में भिजवाई, खजूरी रोड जिसको बोला जाता है, वो खुद 25 करोड़ से ज्यादा की। अगर मैं इनकी जगह होता और शायद ये तो वर्कशॉप रोड की बात, मैं उसमें भी आ रहा हूँ अध्यक्ष, अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे लगता कि सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट ये सड़क है, तो मैं 25 करोड़ में एक ही प्रोजेक्ट डालता। मगर इनने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम हो, और उस काम के अंदर भी सरकार ने 3 प्रोविजन बनाए। पहला, जिसके अंदर हमने सिर्फ जहां
रीकारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट मिली, जहां आरबीएम डल के स्ट्रेंथनिंग होके कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 2 में लिया, और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 3 में लिया। विधायक ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये सड़कें बनाई जाए, और उन रिकमेंडेशन को डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से उठाया। पहले जितनी कारपेटिंग के लिए सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया, उसमें अगर कोई रही है तो वो हमारे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, वो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 क्राइटेरिया के अंदर जो सिस्टम ने उठाई उसके ऊपर से डिपार्टमेंट ने काम। सिर्फ इतना निवेदन है कि जो मैंने सूची भेजी उसमें विभाग के अधिकारियों ने यदि किसी सड़क को काटना था कम से कम मेरी सहमति तो ले ली जाती, मैं कम इंपॉर्टेंट सड़क को कटवा देता और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क बनने वाली है उसको बनवाने का निवेदन कर देता, प्रार्थना कर देता। तो वो भी पूछना उचित नहीं समझा विभाग के अधिकारियों ने। जी, माननीय सदस्य ने फिर इंपॉर्टेंट की बात करी है, मैं इनको अश्योर कर रहा हूं कि नेक्स्ट बजट के अंदर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इस बार 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, फंड लिमिटेड थे, अगले बजट के अंदर क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट है हम जरूर इसको टेकअप चलिए अब कहते हैं 1 सेकंड दूंगा कि भाई प्रायोरिटी कौन सी है, ज्यादा खराब होनी चाहिए वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए या सबसे कम खराब है वो होनी चाहिए? ये प्रायोरिटी तो विधायक को तय कर लेने दो, विधायक को तय कर लेने दो कि प्रायोरिटी कौन सी उसकी है। अगर अमाउंट तो आपने फिक्स कर दिया, नहीं अमाउंट तो फिक्स कर दिया आपने, अमाउंट तो फिक्स कर दिया, उसी अमाउंट में विधायक मांग रहा कि मेरी पहले ये सड़क बन जाए। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। वरुण चौधरी जी 28 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने पूछा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी अचल भी संपत्ति, जरा आवाज माइक थोड़ा नजदीक, माइक थोड़ा नजदीक कर। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी भी अचल संपत्ति पर खंभा व टावर लगाने की पूरी शक्तियां, ये पूरे देश में लागू है। यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजर रही लाइन के नीचे आवासीय भवन का निर्माण करता है तो ऐसे खंभे व लाइन को शिफ्ट करने के फिजिबिलिटी और रास्ता भी वही देगा, शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है। बिजली का खंभा व लाइन शिफ्टिंग की लागत CEA और जो HERC की गाइडलाइन है उसके तहत ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी शक्तियां हैं, पर इन शक्तियों का दुरुपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर एक रेखा चित्र बना देते हैं कि यहां से खंभा और लाइन जाएगी, तारें जाएंगी, उसे कोई जांचता नहीं, कोई अधिकारी, कि ये लाइन किसी के निजी भवन से जा रही है, किसी के निजी जमीन के ऊपर से जा रही है, या ये सरकारी जमीन के ऊपर से भी जा सकती है। ये सोचा ही नहीं जाता, कोई चेक ही नहीं करता। और सर, जब हटाने की बारी आती है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक फाइल जाएगी, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कि कितने समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं उसको फाइनल करेंगे। और सर, एफिडेविट, शपथ पत्र मांगा जाता है उस भू मालिक से कि यदि राइट ऑफ वे का, कि अगर किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पूरा नहीं करेंगे। सब जब लाइन बिछाई जाती है तब तो कोई उस जेई से एफिडेविट नहीं लिया जाता सर। तो जनता के ऊपर सर बोझ डाला जा रहा है, और सर पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। सर, चाहे वो खंभा 2 महीने पहले लगा, वो तार 2 महीने पहले लगी है, पर जनता से पूरे के पूरे कील से लेके नट बोल्ट से लेके खंभा, तार, पिन, हर चीज के नए पैसे लिए जाते हैं, पूरे नए के पैसे लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जितना भी पुराना सामान है वो सारा स्टोर में जमा होगा। सर, वो स्टोर में भी जमा नहीं होता। ये तो सर एक जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि ये लोक उपक्रम जो समिति है वो जांच करे कि वो सामान वापस भी जाता है, और सर वापस क्यों जाए। अगर वो खंभा 2 फुट 4 फुट हिलना है तो उसको वहीं पे लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। पूरे का पूरा नया पैसा सर, और वो 20,000 से लाखों रुपए जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, और सर यही नहीं, 10% डिपार्टमेंटल चार्जेस, 18% GST,
लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट, पूरे का पूरा भार जिसकी कोई गलती नहीं हरियाणा वासी की, उसके ऊपर वो सारा का सारा बोझ डाल दिया जाता है कि भाई आपके रिहायशी इलाके से, आपकी जमीन के ऊपर से अगर तार निकल रही है, उसको निकलवाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इसकी समीक्षा की जाए और जनहित में इसमें बदलाव किए जाए। धन्यवाद। सर, जितना ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी अगर इन्हें ऐसा लगता है कहीं इस तरीके की घटना हुई है तो मेरे नोटिस में मैं इसकी जांच करवाता हूं और मैं मदद करूंगा। पर सरकार अपने तरीके से करती है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जिसके चाहे हम कर लें और लोग कर लें। उन पे चेक लगा हुआ है, सब करते हैं, मैं मॉनिटरिंग करता हूं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। एक मिनट मुझे भी जरा, मंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया, कहा कि भी समीक्षा कर लेंगे इसकी, पर मैं व्यक्तिगत इसका पीड़ित हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन पर 20 साल पहले उससे बिना पूछे, बिना उसकी इजाजत लिए आपने बिजली का पोल लगा दिया, वो क्या 20 साल तक आपने उसकी जमीन यूज की है? क्या वो किराए का हकदार नहीं है? उसके ऊपर रेंट का हकदार नहीं है? आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो 2 फुट सिर्फ शिफ्ट करना है खंबा तो वही लगना है, तारें वही लगनी है, एस्टिमेट पूरा बन जाता है। तो ये बड़ा एक मतलब लगता है कि इसको देखने की जरूरत है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन्हें कहूंगा कि मेरे नोटिस में लाए। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी हम जांच कराएंगे और नए में ये नहीं होने देंगे। जैसे आप देख रहे हैं सदन में भी ये पूरे के पूरे प्रदेश की है। ये जो नई संरचना का भार डाला जा रहा है ये गलत है। जो खंबे, जो तार पहले ही लगी हुई है उसी का उपयोग करना चाहिए। और ये जो डिपार्टमेंटल चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसका क्या कसूर है? और इसको राइट टू सर्विस में भी लाना चाहिए। कोई समय सीमा ही नहीं है। कोई पैसे दे देगा तो उसका खंबा हट सकता है सर, नहीं तो उसका खंबा जो है उसकी निजी जमीन में से हट नहीं सकता। ये आज इस प्रदेश के हालात है। हो गया। मैं 1 मिनट कहता हूँ। मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहूंगा मंत्री जी खड़े कि अगर इस तरीके की कोई इनके नोटिस में तो मुझे लाएं, मैं उसको ठीक करवाता हूं और आगे इस बात के लिए साफ गाइडलाइन तय करते हैं कि ऐसा नहीं। ऐसी कोई गाइडलाइन पॉलिसी ऐसी बनाइए कि अगर वो मटेरियल रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करें। कोई अगला जो हमारा 2003 के जो है ना जी 67-69 के तहत लाइसेंसी के कार्य नियम बनाने का इरादा हम कर रहे हैं जी ऑलरेडी। माननीय सदस्य ने जो बात कही, ये कोई हरियाणा स्पेसिफिक बात नहीं है। पूरे देश के अंदर पावर जो हमारी यूटिलिटी कॉरपोरेशन हैं, उनके एक्ट्स 1800 की सदी के अंदर ब्रिटिश राज से बने हुए। तो मगर जो बात इनने कही कि इससे पीड़ित लोग हैं, एक बार ही हमें और स्टेट्स का पावर डिपार्टमेंट मंथन करा लेगा, कमेटी बना देते हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी इन फ्यूचर उनको एक्सेप्ट करें। ऐसा एक मिनट सर, कोई भी कानून, कोई भी नियम बनते हैं वो जनहित के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। अगर जनहित के अंदर नहीं है तो उनको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बदले नहीं जा सकता। इसीलिए मैं बोला हूँ कि कमेटी बना के इसका मंथन करा लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स क्या कर रही। कृष्ण मिड्डा जी 29 भाई मैं स्पीकर के साथ साथ एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, मुझे अपनी जनता की बात भी तो रखनी है। नहीं वो ठीक है, पर नहीं फिर सुझाव तो दे सकता हूं कि नहीं। हाँ श्रीमान जी, आशी ब्रांच की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 में सीमेंट कंक्रीट साइड लाइनिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इस पहुंच में साइड लाइन का कार्य जून 2024 तक पूरा होने की संभावना है। आशी शाखा की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 तक की साइड का लाइनिंग वर्ष 1972-73 के दौरान की गई थी और वर्ष 2002 के दौरान कुछ मरम्मत का कार्य किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और दलाल साहब का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। जब भी मुख्यमंत्री जी के उसमें ये बोलते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाता है।
पिछली बार भी छठ पूजा के लिए मैंने मांगा, घाट मांगा तो इन्होंने मंजूर करने का काम किया। लेकिन मेरा एक निवेदन और प्रार्थना है कि समय अवधि को थोड़ा सा कम किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस वर्ष में जो नवरात्रे आएंगे दीपावली के आसपास, उस तक उसे पूरा किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये मेरा एक आप लोगों से नम्र निवेदन है। और एक बार पुनः मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि इस नहर में पानी चलता रहता है, बंद ही कम आती है। पानी जब बंद होता है तभी इसका लाइनिंग की जा सकती है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री भारत भूषण बत्रा जी। सर 30 नंबर। महोदय, नगर निगम रोहतक द्वारा 2019 से अब तक सड़कों की मरम्मत के लिए जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन पर 42.81 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त 0.83 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है और 4.65 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। विवरण इसके लिए अटैच कर दिया गया है। ख तथा ग, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 162.38 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में 16/2/2023 तक 152.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका भी डाटा अटैच कर दिया गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, लगता है कि डिपार्टमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं है। मैंने विधानसभा के थ्रू एक क्वेरीज लगाई और उस क्वेरीज के अंदर रिप्लाई ये आया कि रोहतक को किसी भी कोई भी ग्रांट नहीं दी गई है। वो रिप्लाई मेरे पास है, कहो तो मैं सदन के सामने पेश कर दूंगा। और उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है स्पीकर सर कि इस सरकार ने रोहतक को खड्डों का शहर बना दिया है। इन्होंने माना है कि 24 सड़कें टूटी हुई हैं। इन्होंने माना है रिप्लाई के अंदर जो क्वेरीज मैंने पहले इनसे ली थी उनमें कि सेक्टर 1, 2, 3, 4 की सड़कें टूटी पड़ी हैं और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पता नहीं ये कहाँ से अमाउंट के हिसाब से कर रहे हैं, जब वहाँ पर मैंने बजट का एस्टीमेट मांगा है और कुछ मांगा है। और उसके बाद सर इन्हीं के पार्टी के मेयर हैं, वो मेयर कहते हैं रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज फेल्ड टू एड्रेस द प्रेसिंग कंसर्न ऑफ द सिटी रेजिडेंट्स एंड इवन द टॉप अथॉरिटीज, citing lack of funds and expressing helplessness in the fulfilling their demands. I have tried to do my best, but have not been able to ensure the prevalence of the roads, parks, sewerage, and other amenities, etc. This is their stand. They say it. और उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी आदरणीय बैठे नहीं हैं यहाँ पर। मैंने इनसे ब्यौरा मांगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20, 20-21, 21-22 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल कमेटी ने खर्च किया, तो जवाब है 000। कहां से पैसे खर्च कहां से दिखा रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रोड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आप अपने उसमें दे रहे हैं, या वो जवाब गलत है या आज सदन के सामने आया वो जवाब गलत है। और उसके बाद ठीक है कि करनाल पे मेहरबान है, वहां थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हिसार के मंत्री हैं बैठे नहीं हैं, उनमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक जाट कॉलेज में 4 मई 2022 को एक उनका सम्मेलन हुआ था। उसमें घोषणा की थी कि मैं रोहतक को 120 करोड़ की ग्रांट की घोषणा करता हूं। कहां गए 120 करोड़? इट इज द अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर उन्होंने की। और उसके बाद साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, हालांकि सवाल इनका है या कुछ है। दिल्ली रोड के बारे में मैंने शोर मचाया। अब दिल्ली रोड की कंडीशन जो है बंद तो गई है पर अच्छी नहीं है। बाबा मसनाथ के साथ से सड़क बोर की तरफ जाती है, इतनी टूटी हुई सड़क है, वहां पर कोई जा भी नहीं सकता किसी हालत में।
सोनीपत रोड से नीचे नागल भवन की तरफ आओ तो वहां पर एकदम टूटी पड़ी है। सारे शहर में सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। तिलियार के सामने की सड़क की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार का तो हाल बुरा है ही है। इन्होंने सारे पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि पंचकुला में भी बुरा हाल है, खड्डे जो बने हुए हैं। पर आप शक्तिशाली आदमी हैं सत्ता के अंदर, आपसे डर के सब कुछ कर देते होंगे। इनको कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड्डों की सरकार मत बनाओ। ये खड्डे जो रिपेयर नहीं कर सकते कहां से? मैं क्वेश्चन आगे बस कंक्लूड कर रहा हूं। के साथ यहाँ पर तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। कल पेश देखिए होगा प्रदेश का बजट, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बजट पेश होने से पहले जो सड़कें हैं जो गड्ढायुक्त रही हैं उसको लेकर यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया है। सदन में कल भी देखिए यहाँ पर काफी हंगामा हुआ था। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई है, जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक अव्यवस्थाओं का अंबार है सरकार में, उन चीजों को यहाँ पर देखना होगा और